जीआईजीएल के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट ये हमने स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था? लास्ट क्लास में हमने पिछली क्लास वाला समझ आ गया आप सबको? यहां तक कर लिया था, रूल ऑफ एडजस्टम जनरलिस्ट तक हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर किया था। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सबसे पहला रूल हमारे पास आता है एक्सप्रेसियो यूनिट इस्ट एक्सक्लूसिव अल्ट्रियस। एक मिनट, तो हमारे पास जो टॉपिक है अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंदर पहला रूल जो हमारे पास आता है। हेलो मीरा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो क्या है अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंदर पहला रूल आता है। पहले रूल का नाम है एक्सप्रेसियो यूनियस ईस्ट एक्सक्लूसिव अल्टीरियस। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है द लिटरल मीनिंग ऑफ द मैक्सिमम इज दैट express mention of one thing or person is the exclusion of other or others। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई एक्सप्रेसली अगर कोई चीज मेंशन की हुई है, अगर आपको कोई चीज एक्सप्रेसली मेंशन की हुई है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो इसी चीज के बारे में बात कर रहा है, दूसरी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा। लॉ के अंदर अगर एक चीज स्पेसिफिकली बता रखी है तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ उसी चीज के बारे में बात करता है। समझ आ गई? कोई किसी पर्सन के बारे में बता रखा है, किसी चीज के यस बारे में, सर। हाँ, कि भाई कहीं पर मान लो वर्ड आ रहा है कंपनी, और कंपनी के बारे में ही बात हो रही है, इसका मतलब क्या है? वो सिर्फ कंपनी के बारे में बात कर रहा है। वो किसी ना तो पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात कर रहा, ना वो एलएलपी के बारे में बात कर रहा। तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे कि जो भाई वो चीज बात कर रहा है, जो वो प्रोविजन है, वो सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होंगे? बताओगे? अगर किसी सेक्शन के अंदर सिर्फ बात हो रही है कंपनी की, अगर किसी सेक्शन के अंदर बात हो रही है सिर्फ कंपनी की, तो वो सेक्शन किसके ऊपर लगेगा, किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? बताओगे? कंपनी पे। कंपनी पे। क्या वो पार्टनरशिप पे लगेगा? नहीं लगेगा। नो सर। ना वो एचयूएफ पे लगेगा, ना वो कंपनी पे लगेगा। कि भाई यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इस प्रिंसिपल में ये कहना चाह रहा है एक्सप्रेसियो यूनियस इस्ट एक्सक्लूसिव अल्ट्रियस, ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर कहीं पर कोई चीज एक्सप्रेसली या कोई पर्सन एक्सप्रेसली मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ उसी चीज और उसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे के बारे में वो बात नहीं कर रहे, दूसरे जो हैं इसमें काउंट नहीं होते। समझ आ गई? Thus, यस। if in a statute,
one or more thing of a particular class are mentioned, then this means that all other member of the class are to be excluded. किसी लॉ के अंदर, भाई मान लो किसी लॉ के अंदर हिंदू की बात हो रही है, हिंदू की बात, तो वो लॉ किस पे एप्लीकेबल होगा? बस हिंदू पे। इट मींस वो बाकी जो रीजन है, जो बाकी जो रिलीजन है, मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, वो उनके लिए नहीं है, वो उनके लिए नहीं है, वो सिर्फ हिंदू के बारे में बात कर रहा है। तो ये कहना चाहता है, इट कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन द लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट इज प्लेन विद क्लियर मीनिंग। ये कहाँ अप्लाई नहीं होता? ये प्रिंसिपल वहां अप्लाई नहीं होता जहाँ पे लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है और लैंग्वेज से हमें क्लियर मीनिंग आ रहा है, वहां पे अप्लाई नहीं होता। ये वहां अप्लाई होता है जो जहाँ पे मतलब बात सिर्फ एक पर्टिकुलर एक चीज के बारे में हो रही है, तो हम ये मान लेंगे कि ये सिर्फ उसी चीज के बारे में बात कर रहा है, ये दूसरी चीज के बारे में बात नहीं कर रहा। या फिर सिर्फ वो एक पर्सन के बारे में बात कर रहा है, वो दूसरे पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा। समझ आ गया पहला प्रिंसिपल? यस सर। चलो दूसरे की बात करते हैं, नोट कर लेना अच्छे से। दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं। दूसरा प्रिंसिपल हमारा है कॉन्टेम्पोरेनिया। इसका नाम है कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोसिटियो ईस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमिया इन लैगे। ये लैटिन भाषा होती है सारी, लैटिन भाषा से डिराइव हुआ है सारा ये। इस प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है? रीड द लॉ हैज इट वुड हैव रीड एंड व्हेन इट वाज मेड। ये कहना चाह रहा है, इसका मीनिंग क्या है? रीड द लॉ हैज इट वुड हैव बीन रीड व्हेन इट वाज मेड। भाई रीड द लॉ का मतलब ये क्या है कि जब लॉ को बनाया गया था, इसको क्या किया गया था? इसको पढ़ा भी गया था। लॉ को बनाया और उसको पढ़ा गया था, इसका मीनिंग ये होता है। Where the word used in the statute have undergone alteration in meaning in the course of time, the word will be construed to bear the same meaning as they had when the statute was passed on the principle expressed in the maxim. Court may remove the ambiguity or release the ambiguity present in prevailing in the law. ये कहना चाह रहा है भाई कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, मान लो जब लॉ बना उस टाइम जो लॉ के अंदर वर्ड यूज किए गए थे, जब वर्ड यूज किए गए थे उसका मीनिंग उस टाइम पे कुछ था, लेकिन बाद में उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया। तो हम कौन से वर्ड को यूज करेंगे, कौन सा मीनिंग लेके चलेंगे? हम वो मीनिंग लेके चलेंगे जब लॉ क्या हुआ था? बना था। जब लॉ क्या हुआ था? बना था। समझ आ गई? यस सर। इसका मीनिंग ये है, मान लो 2001 में कोई लॉ बना और उसमें कोई वर्ड यूज हुए, उस वर्ड का मीनिंग कुछ और था, मान लो कुछ मीनिंग अलग था, लेकिन 2022 में उन वर्ड्स का मीनिंग चेंज कर दिया गया। अगर मैं आपको बोलूं 2023 के अंदर कोई एक वर्ड है, तो आप इसका मीनिंग कौन सा लोगे? 2001 का लोगे, 2022 का लोगे? बताओगे कौन सा मीनिंग लोगे? रीड द लॉ हैज इट वुड हैव रीड व्हेन इट वाज मेड। मतलब लॉ का वो जब लॉ बना था और उस टाइम पर लॉ को बनाते टाइम जो वर्ड यूज किए गए थे स्टैट्यूट के अंदर, है ना, जो उनका मीनिंग था, हम उन्हीं मीनिंग को क्या किया जाएगा? कंसीडर किया जाएगा।
उन्हीं मीनिंग को, उस एम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए जो जब लो बना था जिस टाइम पे उन वर्ड का मीनिंग जो था उन्हीं मीनिंग को कंसिडर किया जाएगा। समझ आ गई? कोई डाउट? यस सर। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, मान 2001 के अंदर लो बना, लो का मीनिंग मतलब वहां पे कोई वर्ड यूज किया गया, उस वर्ड का मीनिंग था मान लो सीधा। हाँ, 2022 के अंदर उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर दिया गया, कुछ और मीनिंग कर दिया गया, मान लो उल्टा कर दिया गया उसका मीनिंग। अब आप 2023 में लो पढ़ोगे जब उठा के, तो उस वर्ड का कौन सा मीनिंग लेके चलोगे, 2022 वाला या 2001 वाला, बताओगे? 2001 वाला। 2001 वाला। हम वो चीज लेके चलेंगे, रीड द लो हैज इट वुड हैव रीड व्हेन इट वाज मेड। भाई हम वो मीनिंग लेके चलेंगे जब लो को बनाया गया था, जिस पर्पस के लिए उस वर्ड का यूज किया गया था, उस चीज के लिए ही हम उस मीनिंग का यूज करेंगे। समझ आ गई? यस सर। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। नॉस्किट्यूर आ सोसिस, सोसिस, नॉस्किट्यूर, नॉस्किट्यूर आ सोसिस, इसका मीनिंग क्या है? नॉस्किट्यूर आ सोसिस का मीनिंग है इट इज नोन बाय द एसोसिएट्स, इट इज known by the, it is known by the associates. In other word, meaning of word should be known from the accompanying or associate word. A word in a statutory provision is to be read in collection with the other common word, companion words. मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई कुछ एक वर्ड को पढ़ते टाइम, एक वर्ड को जब हम रीड करते हैं उसके साथ कुछ दूसरे वर्ड को भी पढ़ा जाता है, जिनको दूसरे वर्ड्स के साथ एसोसिएट करके पढ़ा जाता है, जिनको दूसरे वर्ड के साथ एसोसिएट करके पढ़ा जाता है, जोड़ के पढ़ा जाता है। इट इज नोन बाय इट इज नोन बाय इट इज एसोसिएट्स। इन अदर वर्ड्स, मीनिंग ऑफ वर्ड शुड बी नोन फ्रॉम द अकम्पेनिंग, एसोसिएटिंग, जोड़ के, उनके साथ जुड़े हुए वर्ड के साथ एक वर्ड को पढ़ा जाता है। A word in a statutory provision is to be read in collocation with its companion words. भाई लो के अंदर वर्ड्स को उनके जो कंबाइन वर्ड्स हैं, एसोसिएट वर्ड हैं, उनके साथ पढ़ा जाता है। समझ आ गई? उनके एसोसिएट वर्ड के साथ पढ़ा जाता है। कई वर्ड्स होते हैं। फिर से रिपीट कर दो। भाई ये कहना चाह रहा है कि लो के अंदर जो हम वर्ड पढ़ते हैं ना, लो में अकेले वर्ड का मीनिंग नहीं आता है ढंग से। लो के अंदर जब हम पढ़ते हैं कोई अकेले वर्ड का कई बार मीनिंग हमें नहीं पता चलता, उनके साथ कुछ कंबाइन वर्ड होते हैं, कुछ एसोसिएट वर्ड होते हैं जो उसके मीनिंग को पूरा करते हैं। कुछ वर्ड होते हैं जो उसके मीनिंग को पूरा करते हैं। समझ आ गई? तो जो लो में हम पढ़ते हैं, अ वर्ड इन अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन इज टू बी रीड, कोई वर्ड है उसको दूसरे वर्ड्स के साथ इकट्ठा करके पढ़ के समझा जाता है। समझ आ गई? यस सर। हाँ, लिख लो इसको हिंदी में। भाई नॉस्किट्यूर अ सोलिस क्या का मीनिंग क्या है? भाई अ वर्ड इज नोन बाय इट इज एसोसिएट वर्ड, एक वर्ड को जाना जाता है उसके एसोसिएट वर्ड के साथ। समझ आ गई?
क्लियर है? ये काट दो, ये काट दो, इतना सफिशिएंट है। आगे बढ़े। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक आती है हमारे पास स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन के बारे में? स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन क्या होती है, लिबरल कंस्ट्रक्शन क्या होती है? दो तरह की कंस्ट्रक्शन होती है। कंस्ट्रक्शन का मीनिंग यहाँ पे क्या है? द वे ऑफ राइटिंग द लॉ, कि भाई लॉ को किस तरह से बनाया गया है। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन क्या कहती है और लिबरल कंस्ट्रक्शन क्या कहती है? स्ट्रिक्ट का मीनिंग होता है स्ट्रिक्ट, बिल्कुल ही टाइट, अनुशासित वे में, काफी अच्छे से। और लिबरल का मीनिंग होता है थोड़ा फ्री। लिबरल का मीनिंग होता है थोड़ा फ्री। अब स्ट्रिक्ट का मीनिंग क्या है? ठोस, ठोस कहते हैं इसको, ठोस, ठोस। और लिबरल का मीनिंग होता है थोड़ा सा फ्री, मतलब थोड़ा ठीक, नॉर्मल। स्ट्रिक्ट का मीनिंग होता है बाय स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन इट इज मीन दैट एक्ट आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज इंक्लूडिंग एनीथिंग व्हिच इज नॉट विद इन देयर लेटर एज वेल एज देयर स्पिरिट, which is not clearly and intelligibly described in every word of the statute as well as manifestly indeed. Strict construction होती है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज को क्या नहीं किया जाता, इंक्लूड नहीं किया जाता। मतलब स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है भाई जो लिखा है सिर्फ वही फॉलो होगा, जो लिखा है सिर्फ वही फॉलो होगा, इससे बाहर जाके कुछ भी नहीं होगा। आप कोई वर्ड ऐसा है जो इसके अंदर नहीं आता, आप नहीं ऐड कर सकते कुछ भी। आप स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर आप अलग से कुछ भी अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर सकते। इट इज मीन दैट एक्ट आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज इंक्लूडिंग एनीथिंग विच इज नॉट विद इन देयर लेटर एंड स्पिरिट। भाई जो लिखा है वो अच्छे से क्या होगा, फॉलो होना चाहिए। जो लिख दिया वही फॉलो होना चाहिए। समझ आ गया? यस सर। इसका मीनिंग होता है स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन इट इज meant is that act are not to be regarded as including anything which is not within their letter as well as spirit। कुछ भी ऐसा इंक्लूड नहीं करोगे जो कि उसकी लेटर और स्पिरिट में ना आए। मतलब जो भी आप लॉ के अंदर लिखा है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, अच्छे से फॉलो करोगे। ये होती है स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। स्ट्रिक्ट का मीनिंग बिल्कुल, अगर आपने नहीं किया तो आप पे बहुत बड़ी पेनल्टी, फाइन लगेगा। जो आपने लिख दिया है उसको, जो भी वर्ड लिखा हुआ है उसको उसी तरह से फॉलो करोगे, उससे अलग आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे। समझ आ गई? लिबरल कंस्ट्रक्शन क्या होती है? यस सर। लिबरल कंस्ट्रक्शन, while liberal construction it is mean that everything is to be done in the advancement of the remedy that can be done consistently with any construction of the statute। इसमें क्या कर सकते हो आप, लिबरल कंस्ट्रक्शन के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। किसी रेमेडी के लिए, रेमेडी का मतलब यहाँ पे होता है किसी जस्टिस, न्याय के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। लिबरल कंस्ट्रक्शन के अंदर रेमेडी मतलब न्याय के लिए, न्याय के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट इसमें स्ट्रिक्ट में आप कुछ नहीं कर सकते, जो लिखा है उसी को ही पूरे अपने
मन से, स्पिरिट से क्या करोगे, फॉलो करोगे। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ। तो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन में क्या होता है और लिबरल कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, समझ आ गई? क्या आप स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ भी कर सकते हो? नो सर, उसमें चेंज नहीं कर सकते। उसमें चेंज नहीं कर सकते। जो भी लॉ में लिख दिया है उसी वर्ड को आप पूरी लेटर एंड स्पिरिट से फॉलो करोगे। उससे बाहर जाके कुछ भी आप नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। लेटर एंड स्पिरिट से बाहर जाके आप कुछ नहीं कर सकते। बट लिबरल कंस्ट्रक्शन के अंदर ये है कि रेमेडी के लिए आप यू कैन डू एनीथिंग। आप रेमेडी के लिए मतलब एक न्याय के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। समझ आ गई? यस सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इंटरनल, इंटरनल का मीनिंग होता है आंतरिक। आंतरिक, विद इन। एक्सटर्नल मतलब बाहरी। एड्स का मतलब होता है सहायता, हेल्प। इंटरप्रिटेशन की कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल्स क्या होती हैं, एड्स होती हैं। मतलब किस तरह से हमें एक इंटरप्रिटेशन करते टाइम एक इंटरनल हेल्प क्या मिलती है और एक्सटर्नल हेल्प्स क्या होती है, वो बात करते हैं। In coming to a determination has the meaning of particular act. It is permissible to consider 2 point, namely जब हम किसी मीनिंग को डिटरमाइन करते हैं, किसी पर्टिकुलर एक्ट के मीनिंग को, तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक्सटर्नल एविडेंस डिराइव फ्रॉम द एक्सटर्नियस सर्कमस्टांसेस, इंटरनल एविडेंस। दो एविडेंस होते हैं, इंटरनल एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस। अब बात कर लेते हैं इंटरनल हेल्प कौन सी होती है इंटरप्रिटेशन के अंदर। इंटरप्रिटेशन के अंदर जब हम पढ़ते हैं किसी एक्ट को तो हमें क्या कहाँ से इंटरनल हेल्प कहाँ से मिलती है, क्या चीजें होती है जिससे हमें पता चलता है, जिससे हमें समझ आती है कि हमें किस चीज की हेल्प मिलती है। सबसे पहले अगर आप कोई लॉ को आप पढ़ते हो ना, लॉ को आप पढ़ते हो, आपने कंपनीज एक्ट खोला तो सबसे पहले आप जाओगे टाइटल पे। टाइटल क्या है? टाइटल, टाइटल जैसे किसी एक्ट का नाम, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, टाइटल होगा उसका कंपनीज एक्ट। सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे हो, सिक्योरिटी लॉ। तो भाई टाइटल का मीनिंग होता है कि एक्ट का नाम क्या है, भाई पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। जो भी टाइटल होना चाहिए, द लॉन्ग टाइटल इज सेट आउट एट द हेड ऑफ द स्टैट्यूट एंड गिवन ए फेयरली फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ जनरल पर्पस, ऑब्जेक्ट, scope of the act. It is now settled that the long title of an act is a part of an act. It is legitimate use for the purpose of the interpreting the act as a whole. हमें पता है, जैसे हमने कंपनी लॉ पढ़ा, कंपनीज एक्ट पढ़ा 2013, हमें पता है कंपनीज एक्ट किसके लिए है। ये कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी के ऊपर कंप्लायंस करवाने के लिए, ताकि कंपनी रेगुलेटेड रहे। तो उसके लिए क्या होता है, कंपनीज एक्ट होता है, हमें पता है। तो टाइटल का होना बहुत जरूरी है, जो उसके ऑब्जेक्ट को, जो उसके स्कोप को बता के चले। समझ आ गई? यस सर। हाँ। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल एक तरह से एक ब्रीफ होता है, ब्रीफ। ब्रीफ भाई कंपनी लॉ किस लिए है उसके बारे में एक प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल का मीनिंग होता है एक ब्रीफ, भाई एक ब्रीफ देना। ए प्रियम्बल में अफोर्ड यूजफुल लाइट has to what a statute intended to reach, and another that if an enactment it itself clear and unambiguous, no preamble can qualify or cut down the enactment। मतलब ये कहते हैं ना कि इस चीज पे हम थोड़ा प्रकाश डालना चाहते हैं। आप कई बार कहते हैं ना ऐसे, इस चीज पे हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे, इस बात पे हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे, ऐसे कई बात होती है। जो वो प्रकाश डालने की बात होती है, जब ये कहते हैं कि भाई हम इस पे प्रकाश डालना चाहते हैं, तो वो एक तरह से प्रियम्बल की बात कर रहा है, वो उसके बारे में बता रहा है कि भाई ये है क्या। समझ आ गई?
Yes, sir. तीसरा पॉइंट आ गया हमारे पास, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ चैप्टर। हेडिंग एंड टाइटल ऑफ चैप्टर, भाई हर एक चैप्टर, अब जैसे क्या होता है, हम बुक खोलते हैं, बुक के अंदर हर एक चैप्टर होते हैं, चैप्टर का टाइटल क्या है, चैप्टर क्या है, हेडिंग क्या है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द हेडिंग एंड टाइटल ऑफ चैप्टर में बी रेफर्ड टू बाय द कोर्ट टू रिजोल्व एनी डाइट हैज टू ambiguous word used therein, however they cannot be resorted to restrict the plain and ordinary meaning of the word in the chapter। भाई हर एक चैप्टर के अंदर हेडिंग होंगे, टाइटल होंगे, तभी तो हम अच्छे से समझ पाएंगे, है ना, तभी समझ पाते हैं ना। ये सारी इंटरनल, अब बुक खोलते हो, बुक के अंदर कोई हेडिंग आपको ना मिले, अब ये क्या है, कोई हेडिंग ही नहीं है, कुछ नहीं है, जब तक हेडिंग ना हो, एक टाइटल अच्छे से ना हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, क्योंकि फिर ये आपको इंटरप्रिटेट करने में हेल्प करते हैं। अब मैंने आपको एक बुक बना दी, उसमें आपको टाइटल दे दिया, चैप्टर का नाम लिख दिया, पर्पस बता दिया, पर्पस बनाने के बाद एक एक चीज को हेडिंग में कर रखा है, आप अच्छे से पढ़ पाओगे ना, उस चीज को इंटरप्रिटेशन कर पाओगे ना अच्छे से। अब चौथा है इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लोजेस। अब हर क्लोज बता दिए, क्लोज में डेफिनेशन होती है, वर्ड होते हैं, कोमा यूज होता है, कहीं पर कुछ यूज होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है, जिससे हमें क्या पता चलता है, इंटरप्रिटेशन हम अच्छे से कर सकते हैं, किसी भी चीज की इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं। समझ आ गई, समझ आ रही है भाई। क्लोजेस के अंदर अगर हमने डेफिनेशन, हाँ, किसी वर्ड की डेफिनेशन बताया, उसका अच्छे से मीनिंग बताया, अच्छे से हर एक चीज में कोमा दिया, जहां पे जो वर्ड यूज करना है अकॉर्डिंगली लगाया, तो हमें क्लोजेस की इंटरप्रिटेशन करने में काफी हेल्प होगी। प्रोवाइजो क्या होता है, प्रोवाइजो द प्रॉपर फंक्शन ऑफ प्रोवाइजो इज टू एक्सेप्ट एंड टू डील विद अ केस विच वुड अदरवाइज फॉल विद द जनरल लैंग्वेज। इसका मीनिंग होता है, प्रोवाइजी का मीनिंग होता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। जो बात करता है प्रोवाइजो, हमेशा कई बार कोई चीज कोई जो सेक्शन है, सेक्शन मतलब किसी चीज पे एप्लीकेबल हो रहा है, और जहां पे प्रोवाइजो आ जाता है ना, प्रोवाइजो वो एक्सेप्शन की बात करता है। वो ये कहता है कि जो ऊपर वाले प्रोविजन है, या तो इस पे अप्लाई नहीं होंगे, या अप्लाई होंगे तो कुछ अलग तरह से अप्लाई होंगे, कोई कंडीशंस दे दी जाती है प्रोवाइजो के अंदर। समझ आ गई। जैसे कई बार आता है प्रोवाइडेड दैट, आपने पढ़ा, अभी हम लोग कितने टाइम से पढ़ रहे हैं, कहीं बीच में आया हो प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का मीनिंग होता है, प्रोवाइजो होता है जो ये कह के चलता है कि ऊपर वाला जो हम चीज पढ़ी है, या तो वो एप्लीकेबल नहीं होगी, या होगी तो कुछ कंडीशन के साथ होगी। समझ आ गई। यस सर। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो स्वेच्छा, किसी प्रकार से कोई शंका। नो सर, डाउट नहीं है। चलो, इलिस्ट्रेशन का मीनिंग बता सकते हो, क्या होता है इलिस्ट्रेशन का मीनिंग। इलिस्ट्रेशन का मीनिंग होता है एग्जाम्पल। भाई कोई इलिस्ट्रेशन दे दिया, कोई एग्जाम्पल दे दिया। इलिस्ट्रेशन अटैच टू सेक्शन एज अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूट एंड दे आर यूजफुल फॉर दी as far as they help to furnish some indication of the presumption intended to the legislature। भाई कई बार क्या होता है, जैसे हमने कोई चीज पढ़ी, चीज पढ़ने के नीचे उसका केस लो बता दिया, जैसे केस लो, ये क्या होता है, इलिस्ट्रेशन होती है, एक तरह से इलिस्ट्रेशन होती है। समझ आ गई कि भाई कोई एग्जाम्पल दे देना। इलिस्ट्रेशन मींस एग्जाम्पल, कि भाई ताकि हम जो लॉ में कोई चीज लिखी है उसको अच्छे से समझ सके। क्लियर है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का मीनिंग होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी वर्ड के मीनिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करना, उसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन। कोई वर्ड आ गया, मतलब हमने कोई सेक्शन पढ़ा, सेक्शन के अंदर कोई वर्ड आ गया, पर्सन आ गया, नीचे एक्सप्लेनेशन दे दी,
एक्सप्लेनेशन दे दी, द वर्ड ऐसे आ जाती है, द वर्ड पर्सन मीन, द वर्ड पर्सन मीन, अब पर्सन का मीनिंग क्या है, हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ रखी है, पर्सन मतलब इंडिविजुअल, एक्चुएफ, कंपनी, फर्म, ये सारे क्या है, ये पर्सन है। तो ये एक्सप्लेनेशन आ जाती है। कई बार एक टेक्निकल वर्ड आ जाता है तो लॉ में क्या करता है, लॉ स्टैट्यूट के अंदर उसको समझाने के लिए लॉ में अलग से एक्सप्लेनेशन दे दी जाती है कि भाई ये इसका मीनिंग है। समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल एक जो लॉ का पार्ट होता है, एक एक्ट का पार्ट होता है। कंपनीज एक्ट के अंदर जैसे शेड्यूल 1 के अंदर बैलेंस शीट बता रखी है, वो शेड्यूल 1 के अंदर हमें वो बता रखे है मेमोरेंडम वगैरह, शेड्यूल 1 मेमोरेंडम जो बात करता है ना। शेड्यूल जो होते हैं एक एक्ट का पार्ट होता है जो एक्ट के साथ पढ़ा जाता है, जिसको किसी पर्पस के लिए बनाया गया होता है, उसके अंदर काफी तरह की डिटेल्स दी जाती हैं, हाँ, ताकि क्या हो, किसी मतलब जैसे क्या हो गया हमारा कंपनी लॉ हो गया, कंपनी लॉ हमने आज बात की, कंपनी लॉ की क्लास में जब हम बात कर रहे थे कि भाई जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम के फॉर्मेट जो है किस में बता रखे हैं, शेड्यूल 1 के अंदर हमने सुबह बात की, टेबल फॉर्म में ABCDE। भाई कई बार क्या होता है, कई चीज की बहुत डिटेल डिस्कशन होती है, ताकि और फिर उस चीज को कई बार ये होता है जब अगर हम इसी बारे में बात करते हैं तो ये काफी लंबा हो जाता है सेक्शन के अंदर, तो उस लेंथ को अवॉइड करने के लिए, अननेसेसरी लेंथी लेंथ को अवॉइड करने के लिए अलग से क्या बना दिया जाता है, शेड्यूल बना दिया जाता है। समझ आ गई? कई बार क्या होता है किसी प्रोविजन का, जो कोई प्रोविजन हम डिस्कस करते हैं और उस वो बहुत लेंथी हो जाता है, बहुत ज्यादा, तो उस लेंथ को अवॉइड करने के लिए अलग से शेड्यूल बना दिया जाता है कि इसकी जो डिटेल डिस्कशन है उस शेड्यूल के अंदर है। शेड्यूल के अंदर एक मैटर की डिटेल डिस्कशन होती है। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। शेड्यूल का पता चल गया? यस सर। शेड्यूल के अंदर क्या दिया जाता है, एक चीज की, किसी एक प्रोविजन की, किसी सेक्शन की डिटेल दी जाती है पूरी, कि भाई क्या है, किस तरह से है, कैसे है। क्लियर है? और इसका पर्पस क्या होता है, किसी सेक्शन को लेंथी होने से बचाना, कि ज्यादा लंबा ना हो सेक्शन, तो अलग से शेड्यूल बना दिया जाता है उसका। कोई डाउट? नो सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन, statement of object and region, fact that parliament has passed the provision of the statement of object and region give sanction to them and thus they are a valid help in the interpretation of provisions। कई बार क्या होती है, पार्लियामेंट जो होती है हमारी, पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा, वो क्या करती हैं, कोई ऑब्जेक्ट या रीजन, कोई अलग से कोई सर्कुलर कोई रीजन क्या देती हैं, निकालती रहती है, जिस जो हमें किसी एक्ट को पढ़ने में हेल्प करती है, किसी एक्ट को पढ़ने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये सारी ऊपर की जो बातें हमने की, ये सारी क्या है, ये इंटरनल इंटरप्रिटेशन है, ये इंटरनल एड्स वो है, हेल्प है, जो हमें हेल्प करती है इंटरनली लॉ को समझने में, लॉ को इंटरप्रिटेट करने में। क्या क्या है वो, टाइटल, प्रीएम्बल, हेडिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉज, प्रोविजो, इलिस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल, ये सारी इंटरनल है। अब मैं बात करता हूं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल एड्स इन द इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। Court is entitled to take into account such external or historical fact as may be necessary to understand the subject matter of the statute।
और हैव रिगार्ड टू द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस व्हिच एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ स्टैट्यूट। मतलब क्या है, किसी लॉ को पढ़ते टाइम, लॉ को इंटरप्रिटेट करते टाइम हम कुछ एक्सटर्नल चीजें भी लेके चलते हैं, एक्सटर्नल फैक्ट भी देखते हैं, एक्सटर्नल फैक्ट्स। भाई कंपनी लॉ क्यों बना, क्या हिस्ट्री थी, कोर्ट उसको भी ध्यान में रखती है। क्या सिचुएशन हुई थी जो ये लॉ बना, क्या रीजन था इस लॉ के बनने का, समझ आ गई। कुछ तो बात हुई होगी जो ये लॉ बन गया, तो वो जो आसपास की घटनाएं होती हैं वो भी ध्यान में रखी जाती है, समझ आ गई, क्लियर है। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, court is entitled to take into account such external or historical fact as may be necessary। कुछ घटनाएं हुई होंगी उस टाइम पे जिसकी वजह से लॉ बनाना पड़ा, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हुए होंगे जिसकी वजह से लॉ बनाना पड़ा, वो सारी भी ध्यान में रखी जाती है, समझ आ गई। रेफरेंस टू द रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी, मान लो कंपनी लॉ बनाया, जब कंपनी लॉ बनाने से पहले कमेटी बनाई थी जो क्या करती हैं, ड्राफ्ट तैयार करती हैं, जो क्या करती हैं, किसी लॉ को बनाने से पहले एक कमेटी बनाई जाती है जो पूरा रिसर्च करती है, R&D करती है, अपनी रिपोर्ट बनाती है, उन रिपोर्ट को भी रेफर किया जाता है। रिपोर्ट ऑफ सिलेक्ट कमेटी और अदर कमेटी और उन हुज रिपोर्ट एंड एनएक्टमेंट इज बेस्ड कैन बी लुक इनटू एंड सो हैज टू सी द बैकग्राउंड अगेंस्ट व्हिच द लेजिस्लेशन वाज एनेक्टेड। भाई किसी भी लॉ को बनाने से पहले एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाती है ताकि वो क्या करें, प्रॉब्लम्स को देखें, R&D करें, फिर लॉ बनाएं, सारी चीजें करने के बाद रिपोर्ट जो कमेटी देती है, ड्राफ्ट रिपोर्ट होती है जिसमें ड्राफ्ट बनता है लॉ का, और फिर उसको चेक किया जाता है और उनके बेसिस पे उनको भी रेफर किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, रेफरेंस टू अदर स्टैट्यूट। It is already been stated that a statute must be read as a whole, as a word to the be understood in their context. Extension of rules of context permit refer to the other statute. Statute dealing with the same subject matter or forming a part of the same system. मतलब एक चीज के ऊपर अगर कई सारे लॉ हैं तो बाकी लॉ को भी रेफर किया जाता है समझने के लिए। भाई बाकी दूसरे लॉ में क्या लिखा है, इस लॉ में अगर समझ नहीं आ रहा तो दूसरा लॉ किस पर्पज से बना था, ताकि हम समझ पाए कि ये लॉ भी उसी पर्पज से है, समझ आ गई। 5वां पॉइंट, डिक्शनरी। भाई लॉ की डिक्शनरी होती है, कई बार वर्ड्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, तो हम लीगल डिक्शनरी को क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। जैसे डिक्शनरी होती है, डॉक्टर की मेडिकल की अलग डिक्शनरी होती है, लीगल की अलग डिक्शनरी होती है, जर्नल अलग डिक्शनरी होती है, तो डिक्शनरी को भी हम रेफर कर सकते हैं। फॉरेन में कोई डिसीजन हुए थे, पब्लिक की कोई पॉलिसी आई थी, तो ये सारे क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है। दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमें हेल्प करते हैं इंटरप्रिटेशन करने में, लॉ को समझने में, लॉ को पढ़ने में, लॉ को लिखने में, जो हमारी हेल्प करते हैं। समझ आ गया? कोई डाउट्स अपेक्षा? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर जो सेकंड है वो कवर अप हो चुका है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, जनरल क्लोज एक्ट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर का नाम है जनरल क्लोज एक्ट, और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।